स्वागत है आप सभी का। और लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 91 तैयार करेंगे और हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें पीजीटी की, और 2009 का लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। चार समान आवेश माइनस क्यू एक वर्ग के चारों कोनों पर तथा क्यू आवेश केंद्र पर रखा हुआ है। यदि निकाय संतुलन की अवस्था में हो तो क्यू का मान कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की हर एक आर्म जैसे आप जानते हो बराबर होती है, तो यहाँ पर लेट वी कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, और हर एक केंद्र पर रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश हर एक पर रख दीजिएगा। इसी तरह से सेंटर जो होगा, यानी इसका केंद्र, ठीक है, इसके केंद्र को अगर मिलाएं तो यहाँ पर सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये आपने अलग तरीके से स्मॉल वाला क्यू बना दिया। तो यहाँ पर अब सबसे पहले ये देखा जाए कि निकाय जो संतुलन की अवस्था में है उस निकाय पर लगने वाले बल कितने होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक इनको नाम दे दीजिए, चारों कोनों को कह दीजिए ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ ए, और ये आपका बी, ये आपका सी, और इधर ये डी। ओके, तो ये आपके ऑप्शन हुए। और इसमें अब हमें इस माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला, यहाँ पर यानी पॉइंट ए पर लगने वाला टोटल फोर्स पता करना है। तो यहाँ पर बात की गई है कुल फोर्स के बारे में। अगर परिणामी बल टोटल कहा जाए तो इस निकाय के संतुलन के लिए है कि इसमें जितना भी बल लग रहा है हर एक आवेश के द्वारा प्रत्येक आवेश पर, तो उस सब का मान टोटल कितना होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर इस टोटल आवेश को शून्य करने के लिए इस प्लस क्यू का मान क्यू के टर्म्स में हमको यहाँ पर पता करना है। कुल मिलाकर इतना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें फोर्स कौन कौन से काम करेंगे। तो सबसे पहले डी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, ये दिशा में होगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं, एक फोर्स का नाम दे देंगे। ठीक इसी तरह से इसे आप F1 कह दीजिए। ठीक है, ये आपका F1 होगा। और इसी तरह से बी के कारण ए पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इसका मान कितना होगा, F2 के बराबर होगा। कूलम का नियम यहाँ पर लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 Q2 का काम करेगा माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू का माइनस क्यू ही चार्ज रहेगा। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस काम करेगी यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि F1 F2 के इन दोनों के मान एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप जब इन F1 F2 का परिणामी निकालेंगे तो उस परिणामी का मान किसके बराबर होगा, केवल F के बराबर होगा। और F की वैल्यू किससे निकलेगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो या दीज आर बोथ आर द परपेंडिकुलर ईच अदर। तो यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर करेंगे, और F1 F2 स्क्वायर करके आप F का मान यहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक फोर्स तो आपके पास में आ गया F1। अब एक फोर्स जो आपका सी बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर फिर लगेगा एफ सी। अभी केंद्र वाले फोर्स की बात नहीं हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फोर्स हुआ आपका एफ सी या F4 कह लीजिए। ठीक है, F4 कह लीजिए। और सेंटर वाला जो फोर्स है यानी प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन भी इसी की तरफ रख लीजिएगा। और इसमें भी इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका F3। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके दो पहले वाले और दो ये, ठीक है ना। तो ये आपके कितने फोर्सेज हो गए, ये आपके हुए, ये आपके चार बल हो गए। और उन बलों को अगर कहें तो दोनों का परिणामी F1 और F2 का परिणामी जिसको हमने कहा था F, ठीक है। और एक फोर्स था आपका F3 जो सेंटर फोर्स के कारण काम कर रहा था, यानी प्लस का स्मॉल क्यू के कारण। ठीक इसी तरह से FC बिंदु पर जो आवेश रखा था उसके कारण जो फोर्स लग रहा था वो F4। और इन तीनों का जो परिणामी आएगा संतुलन के लिए वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर F1 F2 स्क्वायर करके जो आपने फाइनली मान निकाला उन सब के मैं 1/4πε0 सभी के साथ आना है। तो मैं उसको कॉमन करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो 1/4πε0 सभी के साथ आएगा, और साथ में जो उसका जो छूटेगा वो आएगा √2 और क्यू स्क्वायर अपॉन आपका ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से F3 यानी जो सेंटर वाला फोर्स रखा होगा उसके कारण आपके पास में आएगा 1/4πε0 बाहर निकाल लिया है। तो इसका रहेगा 2Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। 2Q1 और Q मतलब वही Q1 की जगह स्मॉल क्यू और दूसरे Q की जगह कैपिटल Q आप प्लेस कर दीजिए, और यहाँ पर आएगा उसके बीच में अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो C पर रखा था यानी F4 के कारण जो फोर्स काम कर रहा था उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी प्लस का, इसमें भी 1/4πε को बाहर ले लिया, और ये बचेगा आपके पास में 2Q स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस क्यू का ए का स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर कर दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब देखिएगा इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल जीरो लगा हुआ है तो 1/4πε0 वहाँ जाके जीरो हो जाएगा। और माइनस वाला जो टर्म है ये इसको वहाँ पर पहुँचा दीजिएगा तो प्लस का हो जाएगा। ए स्क्वायर सभी में दे रखा है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। अब मैं केवल आपको ऊपर का फैक्टर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको अब लिखेंगे, आपके पास में बचेगा √2Q और प्लस QI2, और दिस इज इक्वल्स टू, इसको कैपिटल क्यू लिख लीजिए थोड़ा, यहाँ पर आप लिखेंगे √2Q
प्लस QI2 और दिस इज इक्वल्स टू -2Q। ये वैल्यू आपके पास में मिलने वाली है। अच्छा, ये उधर जाकर प्लस का हुआ तो प्लस का करिएगा। अब यहाँ पर Q का मान निकालना है, तो Q का मान निकालने के लिए आप क्या करें कि दिस इज इक्वल्स टू Q को आप उधर से कॉमन लेंगे, दोनों Q को बाहर निकालिएगा और इसका 1 अपॉन करके अंडर रूट आप LCM लेंगे तो उसमें Q बाहर आएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको अंडर 2 नीचे आएगा LCM में 2 अंडर रूट 2 और प्लस का 1। ठीक है, इसको करके देखिए, जरूर कर लीजिएगा। और साथ में 2Q जो आएगा उसके साथ में अपॉन में इन QI2 होगा, S2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा QI4 और ब्रैकेट में 1 + 2 अंडर रूट 2। और ये सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 QI4 और ब्रैकेट में 1 + 2 अंडर रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की समय T1 पर सक्रियता दे रखी है R1 तथा समय T2 पर सक्रियता R2 हो तो यहाँ पर औसत आयु कितनी होगी उसका मान पूछा गया है। तो क्वेश्चन छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन वही है कि एट द रूम में आपको जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ रूम में आपको कितना याद रहता है, कितना आप क्विकली डिसीजन ले पाते हैं, कितने फार्मूले को जल्दी से याद कर पाते हैं। तो इस वाले फार्मूले में रेडियोएक्टिव की सक्रियता दे रखी है R1, तो यहाँ पर सक्रियता के लिए फार्मूला आपके पास में होता है R = R0 e⁻ λT। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है। यहाँ पर दो फार्मूले आपको बनाने हैं, R1 T1 के लिए, R2 T2 के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे R1 अपॉन R2, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं R1 अपॉन R2, R0 दोनों में आएगा तो दोनों का कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस का लैम्डा। ओके, लैम्डा को 1 या 2 ना करिएगा, 6 नियतांक है, डी के कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर T1 अपॉन e⁻ λT2। ओके, यहाँ पर जब इसको ऊपर ले आएंगे आप तो आप क्या लिख सकते हैं e⁻λT2 - T1, तो लैम्डा को कॉमन ले लीजिएगा, T2 - T1 इस तरीके से रह जाएगा। ओके, यहाँ पर अब आप टेकिंग द लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर जब आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग R1 R2 आएगा और यहाँ पर ई हट जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग बेस ई R1 अपॉन R2 और यहाँ साथ में रहेगा आपके पास में जो ई हट जाएगा और यहाँ बचेगा लैम्डा T2 - T1। पूछा गया समय नियतांक औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, औसत आयु के लिए अभी 6 नियतांक के साथ में उसका संबंध भी आपको पता होना चाहिए। जो औसत आयु होती है उसका इक्वल होता है टाउ से दिखाते हैं उसको, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, और भी कोई नोटेशन हो सकते हैं लेकिन हम टाउ लेके चल रहे हैं। तो औसत आयु टाउ = 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से पहले लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से लैम्डा = आपके पास में मिलेगा लॉग ई R1 अपॉन R2 और अपॉन में आ जाएगा उसके T2 - T1। वहीं पर जब आप टाउ में जब इसकी वैल्यू प्लेस करते हो ये वैल्यू पलट जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो T2 - T1 ऊपर पहुंचेगा और नीचे आ जाएगा लॉग ई और आपका R1 - R2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट है इसमें, T2 - T1 और अपॉन में लॉग ई R1 अपॉन R2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक सही सभी लोगों से क्या नहीं है, सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रयास भी यही है कि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो आपके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट वगैरह हों, ठीक है, तो आप उन सभी के साथ शेयर कीजिए। एक्स किरण नलिका में दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के इलेक्ट्रॉन लक्ष्य पर गिरते हैं, टारगेट पर गिर रहे हैं। उत्सर्जित एक्स किरण की संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना, ये आपको पता करनी है कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो इसको होता है P²/2m के बराबर। अब पोटेंशियल को अगर लैम्डा की फॉर्म में लिखें तो P = सभी लोग जानते हैं H/λ होता है, फोटोन का संवेग होता है H/λ। इस वैल्यू को अगर आप जहाँ P के जगह पर प्लेस करेंगे तो P² है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका H²/2m⁴। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में मिली। अब कट ऑफ पोटेंशियल की बात की जाए तो अगर हम बात करें W के बारे में, वर्क फंक्शन के बारे में, तो SC/λ से इसकी कंपेरिजन करते हैं तो SC/ यहाँ पर आप करेंगे λ0। ठीक है ना, तो कट ऑफ पोटेंशियल के लिए इसकी वैल्यू दिखाइए, एक H से ये H कैंसिल होगा। तो यहाँ से पूछा गया आपसे लैम्डा का मान कितना होगा, तो लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू आपके पास में λ0 की वैल्यू, कट ऑफ पोटेंशियल है, ये सब मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, यानी 2m आपका क्या मिलेगा λ² × C/H। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपके साथ में इसमें मैच कर रहा है, तो 2mc λ²/H। ये जो समीकरण जो आंसर है वो मैच कर रहा है आपका इक्वेशन पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 93 का पहला यानी फर्स्ट। अगले में आते हैं 94 में ट्रायोड वॉल्व, तो उसमें ट्रायोड वॉल अगेन है। तो 2009 का पेपर है, तो तब ट्रायोड वॉल हाई स्कूल में हुआ करते थे, लेकिन अब MSc में तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं कैसे भी। 94 में देखिए ट्रायोड वॉल के प्लेट अभिलक्षणिक वक्र, प्लेट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अन्योन्य चालकता, अभिलक्षणिक वक्र और के ढालान यानी टेंजेंट दे रखे हैं उनके 0.02 मिली एम्पियर पर वोल्ट तथा 1.0 मिली एम्पियर पर वोल्ट है। वॉल्व का प्रवर्धन गुणांक, ठीक है ना। एम्पलीफिकेशन फैक्टर पूछ रहा है, तो इसमें आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स कर्व जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू दिस इज इक्वल्स टू होता है स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ प्लेट
प्लेट करेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और इसी तरह से स्लोप ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वाला नीचे होता है, ठीक है ना। तो स्लोप इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन यानी म्यू वाला कर्व उसका नीचे होगा। तो उन सब की अब आपको केवल वैल्यू प्लेस करनी है। तो प्लेट का जो करस्पॉन्डिंग दे रखा है वो दे रखा है 1 मिली, तो 1 पॉइंट मिली एम्पियर पर वोल्ट। इसी तरह से इसका दे रखा है 0.02। तो ये केवल फार्मूला बेस था, तो अच्छी किस्मत होगी अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर 1/0.02, यहाँ पर आप डेसिमल प्लेस हटाइएगा तो दशमलव बटा के 2 0 बढ़ाएंगे, 100/2 100/2, और आंसर होगा आपका कितना 50। म्यू का मान कितना मिलेगा 50। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 1 इज योर करेक्ट आंसर। अगले बार आते हैं 95। एक कण बल इतने 2i + 3j - k के अंतर्गत बिंदु 3 - 4 5 से लिया गया और कहाँ तक चल रहा है -2 6 - 4 तक चलता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा आपको। इसको आप मान लीजिएगा ये आपका R1 और R2 लेके चले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर लीजिए ये आपका R1 दे रखा है और ये आपका R2 है। तो इनसे आप समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। R मान लीजिए और R की वैल्यू किसके बराबर होगी, R2 - R1 के बराबर होगी। R1 वेक्टर - R2 वेक्टर। तो R2 का यहाँ से समीकरण जो बनाएंगे कितने बिंदु से कितने बिंदु, अच्छा एक मिनट, ये फोर्स दे रखा है भाई, सॉरी, ये आपका फोर्स है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए। ये तो F दे रखा है एक कण बल के अंतर्गत चल रहा है। यहाँ पर ये बिंदु हैं R1 और R2, ठीक है ना। तो यहीं से कन्फ्यूजन लग रहा था। तो R1 R2 ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले यहाँ से इसके डेल्टा R का मान निकालेंगे। तो R2 कितना बनेगा, तो R2 का जो मान बनेगा यहाँ से बना लीजिएगा। तो माइनस का 2i कैप और प्लस का 6j कैप और फिर माइनस का 4k कैप, ओके। इसी तरह से फिर ये तो आ गया आपका R2 और फिर आपको माइनस लगाना है और फिर लिखनी है R1 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू कितनी है 3i माइनस का 4j और प्लस का 5k, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव जो है वो सबके चिन्हों को बदलेगा, माइनस का 3i हो जाएगा, प्लस का 4j हो जाएगा, ये माइनस का 5k हो जाएगा। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का 2i और माइनस का 3i सॉरी, ये आपका डेल्टा R की जो वैल्यू आपके पास में आएगी। आप लोग भी साथ साथ करते चला करें तो अच्छा रहता है। माइनस का 5i और किसी क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए करे तो बता दिया करिए, ठीक है। तो ये होगा आपका प्लस का 10j और उसके साथ में फिर आपका मिलेगा माइनस का 9k, ठीक है। ये आपका ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है वर्ल्ड कितना होगा। तो F तो सीधा सीधा ये आपके पास गिवन है ये, ठीक है ना। तो W का मान F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है। तो यहाँ पर F वेक्टर डॉट डेल्टा R, तो F का सीधा सीधा मान लगा दीजिएगा 5 का और -5 में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मिलेगा माइनस का 10, ठीक है। इसी तरह से 10j का 3j में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 10j का 3j में करेंगे तो प्लस का 30 और इसी तरह से -9 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में तो ये आपका मिलेगा प्लस का 9। तो ये होगा आपका 39 और 39 प्लस के में से -10 करेंगे तो आपका मिलेगा 29, ठीक है, 29 यूनिट या 29 मात्रक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है आंसर नंबर 2, 29 मात्रक के बराबर होगा। जल्दबाजी ना करें, जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, ओके, उस चीज़ का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में समीकरण करा y = a sin kx - ओमेगा टी की ओमेगा टी एक तनी हुई डोरी में प्रगामी तरंग की प्रोग्रेसिव वेव को निरूपित कर रहा है। अधिकतम कण वेग पूछा गया। u मैक्सिमम का मान सभी को पता होता है। u मैक्सिमम बराबर किसके होता है, a मैक्सिमम a ओमेगा के बराबर होता है। इसमें फॉर्मूला चलता है u बराबर √a² - y²। जहाँ अधिकतम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका विस्थापन जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो स्थिति आती है किसके बराबर आती है, a ओमेगा के बराबर आती है। जहाँ a आपका एम्पलीट्यूड है या आयाम है तो उसमें सही आंसर है आपका 1, ठीक है, a × ओमेगा। 97 पर आते हैं। 100 बबल दे रखे हैं। एक साबुन के 2 बुलबुले हैं, बबल्स हैं, इनकी त्रिज्या R1 R2 हैं और मिलकर एक हो जाते हैं। उनके ओवेनिस्ट पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य जो होता है, ठीक है, प्रेशर कितना होता है और दाब आधिक्य का जो सूत्र है वो कितना होता है 40/R के बराबर होता है। यहाँ पर 2 मिलके बना रहे हैं तो इसमें आपको हो जाएगा 40R1 पहले के लिए प्लस 40R1 ले लीजिए और दूसरे के लीजिए 40R2। यहाँ पर 40 को आप कॉमन लेके काट सकते हैं। यहाँ पर केवल आपके पास में बचेगा 1/R, दिस इक्वल्स टू 1/R1 और प्लस 1/R2। तो स्मॉल ए के लेके चला है तो स्मॉल ए के ले लीजिएगा। एलसीएम आएगा आपके पास में R1 R2 और ऊपर आएगा R12 प्लस R1 के बराबर। यहाँ से इसको पलटेंगे तो R का मान ये पलट जाएगा, R1 R2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा आपके पास में R1 प्लस R2। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 98 कह रहा है कि एक कण की पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है u = 1/2 के x² + y² दे रखी है। कण पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी
ऑपल में सबसे पहले आपको संबंध पता होना चाहिए, क्योंकि एफ इक्वल्स टू उसी के द्वारा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो कहने का कुल मतलब इतना है कि आप स्थितिज ऊर्जा का अवकलन कर दीजिए उसके स्थिति सदिश के साथ में, यानी एक्स हो तो एक्स के लिए, वाई हो तो वाई के लिए, और अगर जेड दे रखा हो तो जेड के लिए भी। तो यहाँ पर अगर आपको एफ का मान चाहिए तो इस पूरे का आपको अवकलन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लिखेंगे एफ इक्वल्स टू डेल्टा यू की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1/2 उसमें दे रखा है, तो माइनस का 1/2 आप यहाँ पे निकालेंगे, के आया, और अंदर यू स्क्वायर का करेंगे तो ये मिलेगा 2x, और y का करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2y। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेके बाहर आप लिखेंगे माइनस का 2k अपॉन 2, और अंदर आ जाएगा आपके पास में x प्लस वाई। ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा और आपके पास में ऑप्शन बचेगा माइनस का k x को i के साथ में और y को j के साथ में जब आप लिखेंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा, नंबर 1 वाला जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं 99। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का 800 ओम के लोड प्रतिरोध में 100 वोल्ट की दृष्टि धारा सप्लाई के लिए प्रयोग किया था। हाफ वेव रेक्टिफायर में लोड प्रतिरोध RL का मान दे रखा है 800 ओम। RL की वैल्यू कितनी है? 800 ओम के बराबर है। और इसी तरह से उसमें 100 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है, और प्लेट प्रतिरोध RP का जो मान है वो गिवन है, इसके लिए कितना 200 ओम है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला अभी आपको बता देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू होता है 0.406 अपॉन 1 प्लस RP अपॉन RL, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज में निकालना जाता है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर अब आपको केवल वैल्यू प्लेस करनी है, तो वैल्यू प्लेस करने में आप ध्यान रखें 0.406 अपॉन 1 प्लस RP की वैल्यू आप लगाएंगे 200, और कैपिटल RL लोड प्रतिरोध आपका दे रखा 100 800, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 4 8 1 अपॉन 4 मिलेगा। एलसीएम वगैरह लेंगे तो आप आफ्टर द कैलकुलेशन यू हैव गेट इट, आपको मिलेगा 32.5%। ठीक है, तो मेरा यही आंसर आ रहा है, आप लोग भी चेक कीजिएगा। 32.5% आपकी इसकी वैल्यू प्राप्त होनी है। नेक्स्ट में आते हैं द्वितीय क्रम में रेखाओं जिनकी तरंगदर क्रम से इतनी ग्रेटिंग की है को ठीक विभेद करने वाले ग्रेटिंग में न्यूनतम रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट करना चाहूँगा, 100 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको पूरे 100 नंबर दूंगा। बात करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्रेटिंग की संख्या होती है वो डिपेंड करती है d अपॉन डी लैम्डा, और ये बराबर होता है किसके? लैम्डा इंटू एन। यहाँ पर एन का मान आपसे पूछा गया तो एन बराबर आपके पास में हो जाएगा, आपके पास क्या मिलेगी? एन की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू बराबर होगी 1 मिनट, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा हूँ, ये लैम्डा होगा यहाँ पर, 1 मिनट सॉरी अगेन, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल एन, ये संख्या चलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपसे एन की संख्या ये पूछी गई है, तो कैपिटल एन दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एन इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ पर सबसे पहले लैम्डा का मान कितना दे रखा? 5896 है, 896, और एक है 5890। तो द्वितीय क्रम के लिए कह रहा है, तो द्वितीय क्रम में स्मॉल एन का मान कितना हो गया? सेकंड हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालें तो 5896 में से 5890 को घटाएंगे तब आपको डी लैम्डा मिलेगा, और इसमें केवल कितना अंतर आएगा? 6 का अंतर आएगा। ठीक है, केवल आपका 6 ज़्यादा है। अब आपको वैल्यू प्लेस कर दीजिए सभी की, तो यहाँ पर स्मॉल कैपिटल एन इक्वल्स टू आपका मिलेगा लैम्डा की वैल्यू 5890 अपॉन कितने क्रम का है? सेकंड क्रम है, द्वितीय क्रम है, और इन दोनों को माइनस करके डी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 12 5890 अपॉन 12, इसका भाग लगाएंगे तो उसमें जो वैल्यू आपको मिलेगी 491 के आसपास आएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सही है आपका वो है आंसर नंबर 4 आपका सही मिलेगा। बात करते हैं 101 के बारे में। तो 101 पर लेकिन टाइम हम लोगों का हो चुका है, प्रॉब्लम होती है अपलोडिंग करने में। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूं, और कोशिश करूंगा आज ही इसका सेकंड पार्ट मतलब 101 से भी आगे आज ही पोस्टिंग कर दी जाए। ठीक है, तो शाम तक आप वेट कीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।